दिल की बात खिलाड़ी के साथ, यही है इस शो का नाम। और मेरा नाम है सुप्रिया। इस शो में हम हार्डकोर फैक्ट्स और स्टैट्स और किसने क्या रैंक हासिल कर ली है, कौन सा खिलाड़ी कहाँ पहुंच गया है, ये सब तो हम डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे ऊपर जो हम जिस चीज को रखते हैं, वो रखते हैं उनके संघर्ष की कहानी, उनके इमोशंस, उनके फीलिंग्स, उस गेम को लेके, देश को लेके। बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद जी आपका। प्रमोद भगत, नन अदर देन द वेरी रिनाउंड, वेरी फेमस इंडियन पैरा बैडमिंटन प्लेयर। स्वागत है आपका। थैंक यू सुप्रिया जी। प्रमोद जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, जो कि सबका सबसे पहला सवाल आपसे होता होगा आजकल, वो ये कि तैयारियां कैसी चल रही हैं? तैयारियां बहुत अच्छी चल रही है, और जैसे कि अभी स्पेन में हमारी पैरा बैडमिंटन की टीम अभी गई हुई है। और जी। मैं नहीं गया क्योंकि मेरा थॉट यही है कि अभी मैं फोकस करूं पेरिस के लिए। तो मेरा फोकस पूरा पेरिस के ऊपर है, और आई होप जो दुनिया और पूरा भारत चाहता है मेरे से, मैं उस पर खड़ा उतरूं। वो थॉट पे मैं अपना हार्ड वर्क सब दे रखा हूँ। मैं एक बात जानना चाहूंगी, आप साउथ से तो है नहीं, तो ये साउथ हीरो का जो आपने लुक लिया हाँ। हुआ है, ये किस चीज से प्रेरित है? एक्चुअली होता है कभी कभी, अलग थॉट भी होते हैं। तो मैं बेसिकली मैं क्लीन शेप में मैक्सिमम टाइम रहा हूँ। मुझे जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली में, सब मुझे क्लीन शेप में देखा करते थे। तो अभी एक हमारा इवेंट हुआ था, तो वहाँ पर मैं गया हुआ था, तो कुछ वजह से मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं 10 से 12 दिन में शेव नहीं कर पाया। तो थोड़े मेरे बियर्ड्स आ गए थे, तो सबने देखा, बोला अरे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो मैंने फिर बोला कोई बात नहीं, एक जब तक हम अभी इवेंट नहीं जा रहे, तो एक एज ए प्लेइंग टाइम में हमें थोड़ा ट्रबल होते हैं बियर्ड में, अगर ज़्यादा बियर्ड हो। तो इसलिए तो मैंने सोचा कि कोई नया लुक, नया स्टाइल फॉलो करते हैं। तो मैंने एक नया अभी स्टाइल ये ट्राई किया है। लेट्स सी कितना पसंद आता है सबको, और कितना मुझ पे सूट करता है, वो देखते हैं। बिल्कुल आप पे बिल्कुल सूट कर रहा है। आप बिल्कुल ना ये इंडियन बैडमिंटन के श्रीकांत किदम्बी लग रहे हैं इस वक्त आप मुझे। मैंने जब उनका भी इंटरव्यू लिया था, तो मैंने उनको यही बोला था कि उस वक्त ये पुष्पा रिलीज ही हुई थी एक्चुअली, तो उनकी अच्छा। ज्यादा खिंचाई करी थी मैंने उस दिन। एंड सेम अप्लाइड टू चिराग एंड सात्विक। उनका भी यही था, बियर्ड लुक। तो अगले इंटरव्यू में फिर चिराग ने अपनी दाढ़ी को शेव कर लिया था। कहता मैम अब आप मेरे से कुछ नहीं बोल सकते हो इस बारे में। एनीवे, कैसा लग रहा है कि अब ओलंपिक्स इतना करीब आ गया है? जितनी नर्वसनेस आपको है, उससे ज्यादा नर्वसनेस और विश्वास आपके फैंस को है आप में। यही कुछ ज़्यादा ही कॉन्शियस होना पड़ता है, क्योंकि आप जितना अपने अपना एफर्ट डालते हो, उससे कहीं ज़्यादा दुनिया का एफर्ट रहता है, उनका सोच होता है, उनका बिलीव होता है, उनका ट्रस्ट होता है, जो हमको मतलब कंटिन्यू रखना पड़ता है, उन पे खरा उतरना पड़ता है। तो वो एक प्रेशर होता है कि नहीं, अगर मैं जाऊँगा पेरिस ओलंपिक में, जाऊँगा पैरालंपिक में, मुझे अच्छा परफ़ॉर्म करना है, जो देश का सपना है, जो देश का थॉट है, उस पे खड़ा उतरना है। तो वो थोड़ा बहुत कहीं न कहीं हमें और प्रेरित करता है आगे हार्ड वर्क करने का, और ज़्यादा अपने आप को पुश करने के लिए कि नहीं, अगर जाना है तो एक ही थॉट पे जाना है, सेकंड थॉट पे हम कभी नहीं जाएँगे। क्योंकि दुनिया का होप ही है कि प्रमोद भगत जाएगा तो एक ही थॉट पे जाएगा, और वो एक थॉट डेफ़िनिटली फुलफ़िल करना है। बिल्कुल, और इस बात पर हमें बहुत ज्यादा विश्वास है और गर्व है। तो मुझे एक चीज बताइए, आपने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि आपको किसी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप पर भरोसा है। तो ये जो स्टेटमेंट आया था, इसके पीछे की प्रेरणा क्या है? देखिए, आप जब स्पोर्ट्स चुनते हैं, तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है। आप बहुत जगह पे बहुत आपका उतार-चढ़ाव होता है एज़ ए स्पोर्ट्स में। आप ट्रेनिंग पे ले लीजिए या खेलने पे ले लीजिए, बहुत सारी चीज़ पे आपको उतार-चढ़ाव, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी होती है। तो सेम एंगल रहता है, और हम अ, एक विलेज से बिलॉन्ग करते हैं, तो विलेज में आप समझ पाते हो, हम नेचुरली रहते हैं। जैसे आप मिल्खा मूवी में भी देखे हो कि ये एथलीट नेचुरल बिल्डअप है, तो हमारा बिल्डअप नेचुरली हुआ है। तो हम नेचुरली बिल्डअप में बिलीव में मैं उसी पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि हम बचपन से सेल्फ बिलीव पे आगे बढ़े हैं। अगर पेड़ पे चढ़ने से लेके पानी में तैरना होने तक, हम कभी ऐसा नहीं कि हमने स्विमिंग क्लास किया है, या पेड़ चढ़ने के लिए हम कुछ ये किए कि पहाड़ चढ़ने के लिए कुछ ऐसा थॉट था। ये सब चीज़ हमने सेल्फ किया है, और हमारे फैमिली वालों ने भी हमें यही कहा है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तो इस सोच और इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेके
मैं आगे बढ़ता हूँ। और मुझे लगता है कि आज का जो जनरेशन है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है सेल्फ साइकोलॉजिस्ट में, सॉरी साइकोलॉजी में, क्योंकि मुझे मानना लगता है क्योंकि हमारे टाइम में फ़ोन नहीं थे। डेफ़िनेटली अब फ़ोन्स आ गए। हर अभी अभी हम भी कभी-कभी फ्री होते हैं तो फ़ोन थोड़ा चैट कर लो, थोड़ा गेम खेल लो, ये कर लो। बट हमारे टाइम में था कि अगर बोर हो रहे हो तो जाओ बाहर खेलो। बोर हो रहे हो तो घर घर में कुछ काम कर लो, बोर हो रहे हो तो कुछ पढ़ लो। तो ये एक डिफरेंट थॉट थे हमारे में। तो इससे क्या कि हमारे पास हम खुद ब खुद को अपने आप को बिल्डअप करते थे। अगर घर से बाहर नहीं जाओगे तो मम्मी बोलती घर में बैठा रहता है। घर जाओ तो बोलते हैं अरे इतना देर तक खेलते रहता है। तो ये शॉर्ट थॉट थे, ये सब चीज़ पे हम अपने आप को मैनेज करके बिल्डअप करके आगे बढ़ना। और आज का जो, ऐसे मैं किसी को ये नहीं कर रहा हूँ, बट डेफिनेटली आज के बच्चे जो है वो घर से निकलना नहीं चाहते हैं, बहुत रेयर निकलते हैं। और जो निकलते हैं वो एज ए या तो स्पोर्ट्स में निकलते हैं या तो कोई करिकुलम में निकलते हैं। अगर जनरली देखा जाए तो ऐसा नहीं। तो ये चीज़ें बहुत कमियां इस दौर में पाई गई है, क्योंकि मैं आई थिंक मैं पीपीबीए प्रकाश पादुकोण एकेडमी में एक इंटरव्यू में बैठा हुआ था, तो मैंने भी ये थॉट उस वक्त ये कहा था। और मुझे लगता है कि अगर आप नेचुरली कभी बिल्डअप होते हैं, क्योंकि आज अब देखा जाए धीरे धीरे अब विलेज भी बहुत कम जा रहा है। पहले हमारा था कि हम विलेज में हैं तो गर्मी छुट्टी में हम, जैसे अभी गर्मी छुट्टी चालू हो रही है तो गर्मी छुट्टी में आप अपने दादा दादी नाना नानी के पास जाना है और छुट्टियां बितानी है, तो वहां पर विलेज में आपको बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे, बहुत सारे गेम्स रहेंगे, नए नए गेम्स। तो ये सब चीजें होती थी। और डेफिनेटली एज ए, अगर मैं सबसे एक और छोटा सा पॉइंट बोलूँ तो एज ए पैरा बैडमिंटन एथलीट और एज ए, अगर फिजिकली चैलेंज अगर मैं बोलूँ तो हमारे में डिफिकल्टीज बहुत आई थी। हमें अपने आप को प्रूव करना था कि कभी भी अगर कुछ चीज़ को हम एडॉप्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास पहला एक ही शब्द आता ना, कि हम तुम नहीं कर सकते हो, या तुमको चोट लग जाएगी, या एक्सक्यूजेस बहुत रहते थे, जिस कारण हमें फील होता था कि नहीं हमें ये करना ही करना है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पार्ट है कि हमें बोलते हैं ना कि आपको जब फेलियर्स ज़्यादा मिलते हैं तभी जबकि आप बेस्ट सक्सेसफुल पर्सन बनते हो। तो हमें फेलियर्स का फेस बहुत, फेलियर तो नहीं बट फेलियर के थॉट्स हमें बहुत मिले थे, जिसको हमने ओवरकम करके आगे बढ़ा। और मैं अपनी बात नहीं, नॉट ओनली मैं अकेले, पूरा पैरा बैडमिंटन, पूरा पैरा एथलीट जितना है वो सब ने भी ये सब फेस करके आगे बढ़ा है। तो एज ए पैरा एथलीट जितने भी हैं उन सब में एक ही चीज सबसे ऊपर करती है, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कि हर वक्त हमको सबसे अलग करती है और हमें आगे लेके जाती है। बिल्कुल। प्रमोद जी, 5 साल की उम्र में से आपको जब आप 5 साल के थे तब ये इस डिफरेंटली एबलनेस का आपको पता लगा था कि पोलियो जैसा एक वायरस जो है वो आपको अफ़ेक्ट कर चुका है। देन 13 साल की उम्र से आपको आपके हाथ में बैडमिंटन आ गया। तो मतलब एक साइड में एक डिसेबिलिटी, दूसरे हाथ में आपका ब्रह्मास्त्र। ना, देखिए, इट वाज़ अभी देखा जाए तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक हमें वर्ड दिया दिव्यांग। जैसे आपने बोला कि आप एक बार, आप 13 साल में ये 5 साल में ये हुआ, 13 साल में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला। तो ये है, तो मुझे लगता है कि जो होता है दुनिया में अच्छे के लिए होता है। तो मेरा डिसेबल होना कहीं ना कहीं मेरे को मेरी भलाई के लिए थी। और एज ए मैं जितने भी डिसेबल्ड एथलीट है, ये मैं पहले बोलना चाहूँगा कि जितने भी डिसेबल्ड एथलीट है अपने आप को कभी भी डिमोलाइज मत करो और कभी भी कम मत समझो। अगर आप कुछ भी कर सकते हो, और ये इस दौर का भारत कभी कंपैरिजन नहीं करता कि आप डिसेबल हो, आप एबल हो, और आपको इक्वली ट्रीट करता है, इवन इक्वली से भी ज़्यादा करता है। तो जितने भी पैरा और डिसेबल एथलीट्स है या पैरा डिसेबल पर्सन्स है वो सब आगे बढ़िए, और कोई भी आप प्रोफेशन चुन लीजिए, आप आगे बढ़िए, बहुत ही आपको सक्सेसफुल मिलेगा। और पूरी भारत आपको आगे उंगली पकड़ के आगे बढ़ाई, खाली आपको एक प्रयास करना है इस चीज़ के लिए, और आप आगे बढ़ जाएँगे। एक विश्वास था, आप मेरी बात का जवाब दे चुके हैं। इससे एक क्लियर मैसेज कन्वे होता है कि आपको कभी भी अपने किसी कमी को कमी मान के आगे नहीं बढ़ना है, एक ब्लेसिंग मान के आगे बढ़ना बढ़ना है। क्योंकि कई एबल बॉडी एथलीट्स भी हैं, एथलीट्स नहीं है, हमारे जैसे एबल कॉमन मैन भी हैं, जो जिनके पास सब कुछ है, लेकिन तब भी हम छोटी-छोटी चीज़ों को लेके, रोज़मर्रा की चीज़ों को लेके रोते रहते हैं। तो बाकियों की तो चीज़ें ही जाने दीजिए।
तो आप लोगों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि आप इसके अलावा फुटबॉल भी खेलते हैं और आपका एक जो सेट रूटीन है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें शामिल है, जैसे योगा है, फुटबॉल है। तो ये फुटबॉल खेलने से आपको क्या रिजुविनेशन मिलता है? हाँ, जैसे मैंने बताया था कि मैं गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ और फुटबॉल हम बाय डिफ़ॉल्ट खेला करते थे। जब बारिश होती थी, वो कीचड़ में पूरी टीम जा रही है, खेल रहे हैं, वो टीम नहीं, जो खाली बॉल को पास करना है, जहाँ मारना है मारो, जी, दौड़ते रहो, पानी भरा हुआ है आपके एंकल तक, घुटने तक आप उसमें दौड़ रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो एक हॉबी बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ था हमारा कि हम फुटबॉल खेलना है और इस तरीके से हमने ये किया था। तो उसके बाद धीरे-धीरे हमने फुटबॉल में थोड़ा बहुत ध्यान दिया कि हाँ, फुटबॉल भी खेलते हैं, ऐसे करते हैं, उसमें ये किया। तो जनरली ये सब चीज़ें जो है बाय डिफ़ॉल्ट ही मेरे साथ हुई है और धीरे-धीरे मैं उसमें थोड़ा रुचि डालना स्टार्ट किया, तो थोड़ा फुटबॉल खेला, उसके बाद मैंने क्रिकेट खेला। उसके बाद बैडमिंटन भी एक बार अब स्टार्ट कर रहे थे सीनियर्स, तो उनको देख के मुझे लगा कि ये तो बहुत छोटा कोर्ट है, इसमें खेलने में मज़ा आएगा। डेफ़िनेटली अगर आप क्रिकेट, फुटबॉल खेलते हो तो बहुत बड़ा ग्राउंड होता है, 100 बाय 100, 70-80 बहुत इसका होता है। बट यहाँ आप 20 बाय 40 कोर्ट में इसमें खेलना है, तो जब पहला आदमी देखता है तो नज़रिया वही होता है, क्योंकि मैं पहले बैडमिंटन नहीं खेल रहा था, तो मैंने देखा तो अरे! यार इसमें तो मज़े, ये तो ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। बट बाद में जब खेलने गया तब पता चला कि हर गेम का एक-एक वैल्यू होता है, बहुत इम्पोर्टेंस होता है। कोई गेम छोटा है, कोई बड़ा नहीं होता। जब खेलना स्टार्ट किया मुझे मज़ा आने लगा और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मुझे खेलने में रुचि स्टार्ट हो गई बैडमिंटन में। फिर मैंने धीरे-धीरे बैडमिंटन में जो लोकल डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, ओपन डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, उसमें मैंने खेलना स्टार्ट किया। तब जाके मुझे पैरा बैडमिंटन के बारे में पता चला था। ये 15 साल की उम्र में आपने नॉर्मल लोगों के साथ भी अपना एक पहला टूर्नामेंट शायद आपने 15 साल की उम्र में ही खेला था पहला और उसमें नॉर्मल बैडमिंटन प्लेयर्स के साथ आपने खेला था। कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? डेफ़िनेटली, क्योंकि पहला जब हम खेले तब मैं आई थिंक हमारा एक छोटा-सा एक बस स्टॉप में एक टूर्नामेंट हुआ था। ज़्यादा तो हम सब खेल रहे थे। सारे आउटडोर्स एथलीट थे, ऐसा नहीं कि सब ये थे, तो डिस्ट्रिक्ट में खेल रहे थे। तब मैंने पहली बार खेला था और मैं तब उस वक़्त सेमीफ़ाइनल हार गया था। बट हमने इतने छोटे ऐज में अच्छा परफ़ॉर्म किया था। सब बड़े-बड़े के साथ खेल के अच्छे-अच्छे खिलाड़ी जो डिस्ट्रिक्ट में फ़ेमस थे, जो डिस्ट्रिक्ट के जाने-माने खिलाड़ी थे, उन सबको हरा के आगे बढ़े थे। तो वो एक स्टार्टअप था मेरे करियर का, बोल सकते हैं पैरा बैडमिंटन खेलने का, कि वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि हाँ, नहीं, एज़ ए बैडमिंटन भी मैं खेल सकता हूँ। पहले थॉट था नहीं, रात होती है, होमवर्क के बाद 8 के बाद आप बैडमिंटन खेल सकते हो आउटडोर में। तो 8 से 10 हम खेला करते थे। तो मेरा यही था कि चलो यार ठंडी है, सर्दियों में खेलते हैं आउटडोर में, तो ठंडी है चलो खेलते हैं, 8 से 10 खेल लेते हैं। तो वहाँ से खेलना स्टार्ट किया था। वो फिर उसके बाद जब वहाँ पर टूर्नामेंट में खेले, जब हम सेमी में हारे, तो हमें फ़िर नहीं, हमको टूर्नामेंट भी खेलना है, ऐसे ही करना है। तो हमने एज़ ए और उसमें इंटरेस्ट डाला और आगे बढ़ना स्टार्ट किया। बिल्कुल। आप 6 भाई-बहन हैं, आपका एक काफ़ी बड़ा परिवार रहा है, तो आप सबसे छोटे हैं या मंझले हैं या सबसे बड़े हैं? मैं ना छोटा हूँ, ना बड़ा हूँ, ना मंझला हूँ, मैं 4th नंबर हूँ। आप कौन-सा एंगल अच्छा। तो ओके, ऐसे तो मैं कोई इसमें नहीं आ रहा हूँ, बट मैं 4th नंबर हूँ और मुझे लगता है कि डेफ़िनेटली हमारा परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है और स्टिल अब हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। बट मैं टूर्नामेंट की वजह से बहुत टाइम उनसे दूर रहता हूँ। मुझे लगता है कि अभी कुछ समय है मेरे पास जबकि मैं थोड़ा बहुत टाइम उनके साथ बिता सकूँ। तो अभी तो इस वक़्त आप शायद उड़ीसा में ही हैं, अपने घर पे? हाँ, हाँ, नहीं, अभी घर पे ही हूँ और सबसे हमारी बात हो रही है अभी। फैमिली हमारे है, आज रामनवमी भी है, जी, तो जी। बहुत अच्छा है, घर में अच्छे-अच्छे पकवान बने हैं, मैं उसका आज लुत्फ़ उठा रहा हूँ कि बिल्कुल। जनरली हमें अच्छा खाना घर का मिलता नहीं है, हम कभी रेस्टोरेंट में खाते हैं, कभी ऑर्डर करते हैं, कभी बाहर खाते रहते हैं, तो ऐसा मौका हुँ, मिलता नहीं। स्पेशली फेस्टिवल में आप घर पे रह के घर का पकवान खाना, किस्मत वालों को मिलता है। क्या बात है! आपने मेरे मुँह में पानी ला दिया जबकि मैं लंच कर चुकी हूँ उसके बावजूद भी। जब आप कहीं बाहर जाते हैं, तो आप कैसे एडजस्ट करते हैं वहाँ के फूड हैबिटेट से? क्योंकि वहाँ तो भारत का खाना मिलता नहीं है।
हालाँकि अब काफ़ी जगह आयोजन कर दिया जाता है उस चीज़ का, लेकिन फिर भी कैसे एडजस्ट करते हैं? अपना कोई खानसामा लेके जाते हैं आप साथ में? हाँ, जब मैंने पहले स्टार्ट किया था आई थिंक 2005 2006 में जब मैंने पैरा बैडमिंटन जॉइन किया, खेलना स्टार्ट किया, तब ना उबर ईट और ना ही ये ऑनलाइन फूड का ये सब कुछ नहीं था। ना ही फ़ोन्स भी बहुत कम यूज़ किया करते थे, सब कोई हर एक के पास एक 1600 या 1100 मॉडल जो कि ओनली कॉल के लिए उसमें भी हम सांप सीढ़ी वाला, वो सांप सीढ़ी का गेम होता था जिसमें वही सांप-सीढ़ी वाला गेम जी। तो और मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि कोरोना के टाइम में अगर वही फ़ोन चल रहे होते तो हम सब पागल हो गए होते। नहीं सांप सही सीढ़ी वही खेल है। खेल तो उस वक़्त हम रेडी टू ईट फूड लिया करते हैं। हम जब भी हमको जाना होता तो हम एक लिस्ट लंबा लिस्ट बनाया करते थे कि हमें दाल लेना है, चावल लेना है, मतलब हलवा लेना है और मतलब ऐसे पैकेट मैगी लेना है, ये सब का एक हमारा लंबा चार्ट होता था कि हम ये सब लेके जाना है खाने के लिए। 7 दिन का अरेंजमेंट है तो 7 दिन में पहले दिन ये खाना है। पूरा फिक्स अप रहता था हमारा कि ये फूड लेके जाना है, ये खाना है, ये करना है, वो करना है। कभी किसी का कम गया तो किसी को देना है, इसके लिए हम 1-2 एक्स्ट्रा भी लेकर जाते थे किसी को। तो ये हमारा हुँ, प्लान होता था। अब अभी का टाइम में आपके पास बहुत सारे ऑनलाइन ऐप आ चुके हैं जहाँ आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। लोकल हुँ। ऐप्स है जहाँ पर आप डाउनलोड करिए, उनसे उनको वो करिए तो इंडियन रेस्टोरेंट बहुत सारे मिल जाएँगे। आप वहाँ पर ईज़िली अपना मनचाहा खाना खा सकते हैं। अच्छा। अपना हेल्थ क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप फूडिंग के लिए भी आपको हेल्थ का इश्यूज़ होते हैं। तो वो सब होना हुँ, बंद हो चुका है और क्लाइमेट के लिए हम वेदर एग्रीमेंट के लिए हम आई थिंक 2-3 दिन पहले जाते हैं जबकि हमको ये हो जाए और बेटर होता है। तो अभी डिफ़िकल्टीज़ उतने नहीं है जितने पहले रहा करते थे क्योंकि हमें हर चीज़ के लिए ये करना पड़ता था। हमको स्पेशली एक गाइड दिया जाता था कि ये गाइड्स है, ये आपको एक्सप्लेन करेंगे यहाँ कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है। लैंग्वेज इश्यू हुआ करते थे। अब मैक्सिमम कंट्रीज़ हुँ, को इंग्लिश फ्रेंडली हो गए। पहले तो मैक्सिमम कंट्री इंग्लिश फ्रेंडली भी नहीं हुआ करती थी। तो ये सब हुँ, हुँ, चीज़ें हुँ। चीज़ें सुविधा हो चुकी है जिसके लिए अब ईज़ी टू एक्सेस हो गया है पूरा वर्ल्ड। बिल्कुल। बिल्कुल, ये गाइड से मुझे याद आया, कोई आपकी बकेट लिस्ट है जिसमें आपने प्लान करा हो कि पेरिस में मुझे ये घूमना है मेडल जीतने के बाद, फिर ये घूमना है, फिर ये घूमना है, फिर ये घूमना है, ऐसा कुछ बनाया आपने? अपना आइटिनरी? नहीं एक्चुअली अभी तो एक ही फ़ोकस है कि जाना है तो जो सपना है उसे पूरा करना है क्योंकि डेफ़िनेटली मैं जब भी खेलता हूँ तो मैं अपने लिए नहीं खेलता हूँ, मैं हर वक़्त यही थॉट देता हूँ कि मैं पैरा एथलीट के लिए खेलता हूँ और पैरा कम्युनिटी के लिए खेलता हूँ। क्योंकि अपने लिए हर कोई खेल लेता है अगर पहले तो डेफ़िनेटली हमको ये थॉट देके जाना है कि हम किसको रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो डेफ़िनेटली हम इंडिया तो रिप्रेज़ेंट करते हैं, उसके साथ-साथ पैरा जी। कम्युनिटी को भी रिप्रेज़ेंट करते हैं। और मेरा अगर देखा जाए तो मैं जब टोक्यो में गया था तो मैंने एक कमेंट भी किया था जाने से पहले कि मैं पैरा कम्युनिटी के लिए खेलने जा रहा हूँ और ये हमको हमारा मतलब पहचान देगा। अगर मैं यहाँ जीतता हूँ तो मुझे नहीं बाकी पूरे पैरा बैडमिंटन से लेके पैरा एथलीट को पहचान देगा। क्योंकि पैरा बैडमिंटन पहली बार डेब्यू कर रहा था 2002 टोक्यो में। तो इस थॉट पे गया था मैं और उस हुँ, थॉट को मैंने हासिल भी किया और सक्सेस भी रहा और जिसका अब रिज़ल्ट भी देखें आज आज के डेट में पैरा बैडमिंटन बहुत हाइक पे है और बहुत जी। खुशी होती है कि इतनी ऊँचाई पे जाने के बाद मैं इसका एक पार्ट रह चुका हूँ। डेफ़िनेटली मैं इसको और कितना ऊँचा ले सकता हूँ उसके लिए मैं फुल कोशिश करूँगा। पेरिस में डेफ़िनेटली मैं चाहूँगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा जाए। मैं अपने लिए भी परफ़ॉर्म करूँगा बट स्पेशली एज़ ए सीनियर एथलीट मैं तो यही थॉट दूँगा कि देश के लिए परफ़ॉर्म करना है और अपनी कम्युनिटी के लिए परफ़ॉर्म करना है। तो ये पैरा बैडमिंटन का जो हाइप आया है, जो बूम आया है इसमें इंडिया में, इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहते हैं? खिलाड़ियों को तो है ही क्रेडिट, इसके अलावा? देखिए डेफ़िनेटली बहुत अगर देखा जाए तो बहुत ने हार्ड वर्क किया है और इसमें नॉट ओनली एथलीट सबने बहुत मिला है। गवर्नमेंट हो गया, साई हो गया, बाई हो गया, पीसीआई हो गया, सबका बहुत अच्छा सहयोग रहा है। बहुत अच्छे-अच्छे मतलब कैंप्स हुए जहाँ पर हमने यूटिलाइज़ किया उसको और आगे बढ़ा और जिसके लिए हमें आज इतना हाइक मिला। बिल्कुल। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके गेम के कोई 5 ऐसे स्पोर्ट्स टर्म बताइए जो हमें एजुकेट कर सकें एज़ अ लेमैन, ताकि हम अगली बार आपको जब खेलते हुए देखें तो हमें पता हो कि यहाँ पर ये पॉइंट हो रहा है, यहाँ पर ये रूल फॉलो हो रहा है।
वही सेम है, क्योंकि बैडमिंटन और पैरा बैडमिंटन में कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। एज ए ओके। डिसेबल्ड के हिसाब से कुछ गेम में मॉडिफिकेशन है, जैसे कि मैं हाफ कोर्ट खेलता हूँ, SL3 हाफ कोर्ट होता है। हम फुल कोर्ट नहीं हम्म। खेलते, हाफ खेलते हैं एज ए सिंगल्स। और ओके। डबल्स में हम फुल नॉर्मल रहता है, मिक्स में नॉर्मल रहते हैं। तो खाली हम्म। ओनली एक है कि जो व्हीलचेयर्स होते हैं, व्हीलचेयर के लिए हाफ कोर्ट है, और एज ए स्टैंडिंग में SL3 के लिए हाफ कोर्ट है। अदरवाइज कोई चेंजेस नहीं है उसमें। और सेम टू बैडमिंटन है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जैसे बैडमिंटन में रूल्स है वैसे पैरामिंटन में वैसे रूल्स है। और खाली एक डिफरेंसेस है कि जो SL3, WH1, WH2 जो कैटेगरीज है, वो कैटेगरीज हम्म। हाफ कोर्ट का इवेंट होता है उनका, सिंगल्स का। अदरवाइज डबल्स और मिक्स डबल्स फुल नॉर्मल रहता है। तो ये जस्ट डिफरेंसेस, अदरवाइज आप जैसे बैडमिंटन देखते हैं वैसे बैडमिंटन देख के आप एंजॉय कर सकते हैं। ओके। आप ना मुझे ये बताइए कि अपने ही पेयर ग्रुप में कौन-सा ऐसा एक खिलाड़ी है बैडमिंटन प्लेयर में जो सबसे ज़्यादा आपको प्रेरणा देता है या इंस्पायर करता है, जिसको आप एडमायर करते हो? माई सेल्फ। मैं पुष्पा। यही रुकेगा नहीं। नहीं, नहीं, इट्स गुड अपने साथ की एक अपने आप से लड़ाई सबसे बढ़िया रहती है। हाँ, जैसे कि आपने सुल्तान मूवी देखा था। हाँ, अगर सुल्तान को हराना तो सुल्तान खुद हरा सकता है, उसे हराने वाला कोई नहीं है, सेम है। हराने वाले कोई नहीं है। अगर अरे वाह मेरा जी! काम भी वही है, मैं उनसे बहुत आपके आगे जो नाम के आगे भगत लगा है ना, वो इसलिए है कि आपके सब भक्ति बनते जाएँगे आपकी बातें सुन कर। तो यही है, क्योंकि मेरा मानना डेफिनेटली ये है कि अगर आप अपने अपने आप पे बिलीव करते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। जी। और यही होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे खिलाड़ी देखे हैं जो कि प्रैक्टिस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसी कोर्ट पे जाते हैं वो बहुत लो हो जाते हैं, उनका परफॉर्म उतना हो नहीं हुँ, पाता जितना परफॉर्म करना चाहते हैं। हुँ। तो ये चीजें बिल्कुल। होती हैं। और मेरा मानना यही है, अगर आप अपने आप पे बिलीव करते हो, एंजॉय करते हो गेम में, तो डेफिनेटली आपको हराने वाला कोई नहीं है। अगर आप, क्योंकि हार्डवर्क सब करते हैं, आपको उनसे जी। अलग और देके सोचना होता है, आपको थोड़ा अपना 100% देना होता है। और जब आप बेस्ट होते हो तो डेफिनेटली आप बेस्ट करते हो। क्या बात है! अभी हाल ही में दिसंबर में जैसे कि आप जानते ही हैं हमने आपको भी बुलाया था किसी प्रायर अपॉइंटमेंट और कमिटमेंट की वजह से आप आ नहीं पाए थे। रेडियंट डिफरेंटली एबल स्पोर्ट्स अवार्ड्स हमने करवाए थे 22 और 23 दिसंबर को। तो ये वो अवार्ड्स थे जो होल एंड सोल केवल दिव्यांग खिलाड़ियों को उनको फेलिसिटेट, ऑनर करने के लिए ही समर्पित थे। तो ऐसे इनिशिएटिव्स के बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, डेफिनेटली बहुत एप्रिशिएट है रेडिंग स्पोर्ट्स को, क्योंकि वो ऐसा एक अभियान चालू कर रहे हैं। इससे रिकॉग्निशन मिलेगा पैरा कम्युनिटी को, पैरा स्पोर्ट्स को। क्योंकि डेफिनेटली हमें एक अभी जागरूकता करना है कि पैरा स्पोर्ट्स में क्या क्या होता है, कौन सी स्पोर्ट्स कहाँ खेली जाती है, कौन सी स्पोर्ट्स में क्या लेवल है, और कैसे कैसे एथलीट है और उनका रैंक क्या है, वो देश के लिए क्या किया है। जो कि रेडियंट स्पोर्ट्स हुँ। ने उसको उजागर किया। कोई रीजन से मैं जा नहीं पाया, बट डेफिनेटली मैं मिस किया उसे। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम जब हो तो डेफिनेटली मैं बिल्कुल, बिल्कुल इस साल फिर पार्ट से आप देना चाहूँगा। आएँगे और हम फिर से करवाएँगे। और बहुत कम ऐसे जगह है जहाँ ओनली दिव्यांग पर्सन को रिकॉग्निशन किया जाता है और उनको फेलिशिएट किया जाता है। बट हाँ, ये भी बोल सकते हैं कि अब ये सब देख देख के नॉर्मल जो फाउंडेशन है या ऐसे प्लेटफॉर्म ऑर्गनाइज़ेशन से। ऑर्गेनाइजेशन है, हुँ। ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि अब नॉर्मल के साथ पैरा को भी, दिव्यांग एथलीट को भी रिकॉग्निशन दिया जा रहा है। आप देख लिए स्टार स्पोर्ट्स, स्टार स्पोर्ट्स हो गया, फिर विराट कोहली फाउंडेशन हो गया। ऐसे बहुत सारे जगह पे जहाँ पर कि अब अवार्ड दिया जा रहा है, प्लेयर ऑफ द अवार्ड, बेस्ट प्लेयर ऑफ द अवार्ड, बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, ये सब भी दिया जा रहा है। तो जी। ये आप सभी लोग हैं, ट्रेडल स्पोर्ट्स है जो कि इस चीज को आगे बढ़ा रहा है, जिस कारण कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी आके इस चीज को फॉलो कर रही है, और जो पैरा कम्युनिटी है उसको हाइक पे लेके जा रही है।
बिल्कुल, जाते-जाते शो पे अपने दिल की बात बता के जाएँ। मैं यही बोलना चाहूँगा, थैंक यू सो मच सुप्रिया जी। आपने एक अच्छा एक्सपीरियंस मुझे मिला, क्योंकि मैं डेफ़िनेटली अभी घर पे हूँ और रामनवमी फेस्टिवल पालन कर रहा हूँ एक तरह से, और इस बीच में अपना एक ऐसा इंटरव्यू होना, और मुझे अपने आप को फ़ील करना कि नहीं, मुझे अभी अभी मेरी जो जर्नी है ख़त्म नहीं हुई है, अभी बहुत बाकी है। और डेफ़िनेटली एज़ ए माय फ्रेंड्स एंड मेरे जितने पैरा कम्युनिटी है, मैं उनको यही बोलूँगा कि गवर्नमेंट और अदर ऑर्गनाइज़ेशन सब बहुत सपोर्टिव है। आप कोई भी रास्ता चुनिए, उस पे आगे बढ़िए। आपके हाथ आपका हाथ पकड़ के सब आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। सो अपना एफ़र्ट डालिए और आप कभी किसी से कम मत समझिए। थैंक यू सो मच जी। आपके रियल मायनों में प्रमोद भगत जी हम भगत हो गए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम आल्सो। थैंक यू। और एक बात मेरे लुक पे मुझे बताइए कि ये लुक सही है कि खराब है, सो दैट मैं परफेक्ट। थैंक यू, थैंक यू।